सम्मानित मंच और देश भर से पधारे स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता बंधु भगिनी, आज से कुछ समय पहले तक जब हम विदेश व्यापार के बारे में विचार करते थे तो हमारे दिमाग में एक चित्र उभरता था कि इसका भुगतान हमें डॉलर में करना है। जो भी हम सामान खरीदते हैं वो सब डॉलर में उसकी पेमेंट करनी है। स्वाभाविक तौर पर यदि हम अपना विदेशी व्यापार का इतिहास देखें, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इतिहास देखें, तो लगातार हमारे देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि जितनी वस्तुओं और सेवाओं का हम निर्यात करते हैं और जितनी वस्तुओं और सेवाओं का हम आयात करते हैं उसके बीच के अंतर को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। यदि हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट कम है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में रहता है। हमारे देश में लंबे समय तक जो आर्थिक नीतियां चलती रही, जिसमें हम पहले जो आत्मनिर्भरता कही वो आत्मनिर्भरता थी कि विदेशों से मशीनें मंगाओ, विदेशों से साजो सामान मंगाओ, उससे यहाँ उत्पादन करने की कोशिश करो और अपने ही देश में अपनी बनी हुई चीज़ों को बेचो। और लेकिन उसके साथ ही साथ ऐसे जो क्षमता निर्माण करने की बात थी, जो एफिशिएंसी निर्माण करने की बात थी, वो अपने देश में नहीं हो पाई क्योंकि हमने अपनी इंडस्ट्री को एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करके भी रखा। कई बार लोग कहते हैं कि स्वदेशी जागरण मंच प्रोटेक्शन का समर्थन करता है। स्वदेशी जागरण मंच कभी प्रोटेक्शन का समर्थन नहीं करता है, लेकिन अनड्यू जो डंपिंग होती है और गलत प्रकार से हमारे देश के उद्योगों को बंद करने की जो साजिश होती है उसके खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच रहता है। स्वदेशी जागरण मंच अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, लेकिन वो नेहरूवियन पॉलिसीज़ को बिलीव नहीं करता है कि जिस प्रकार से पंडित नेहरू ने अपने देश में जो उत्पादन होता था उस पर 500%, 600% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा करके उसको रोकने की कोशिश करते थे, वैसी स्वदेशी जागरण मंच की सोच नहीं। तो लेकिन जिस प्रकार की नेहरूवियन पॉलिसीज़ चली और उसके बाद जिस प्रकार से भूमंडलीकरण का दौर चला, जिसके विरोध में स्वदेशी जागरण मंच खड़ा हुआ, उन सब में आर्थिक नीतियाँ इस प्रकार से थी कि विदेशों पर हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण इंपोर्ट ज़्यादा होते थे और एक्सपोर्ट कम होते थे। अभी भी लगभग वैसी ही स्थिति है, हालांकि इंपोर्ट भी बढ़े हैं और एक्सपोर्ट भी बढ़े हैं। इस साल 2022-23 में हमारा 765 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है, सेवाओं का और वस्तुओं का, लेकिन साथ ही साथ 867 अरब डॉलर का हमारा इंपोर्ट भी हुआ है। तो जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में, हमारे जहन में एक ही बात आती है कि हमें इसको डॉलर में पेमेंट करना है, डॉलर में रिसीव करना है। लेकिन ये बात है जुलाई 11 तारीख 2022, पिछले साल रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर निकाला। वो सर्कुलर ये निकाला कि अब अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार का सेटलमेंट रुपयों में भी हो सकता है। अब कोई ये प्रश्न पूछे कि इतनी छोटी सी बात थी, इतने साल क्यों लगा दिए? लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, और हम इस पहल का, इस सर्कुलर का स्वागत करते हैं, क्योंकि एक नई सोच निर्माण हुई है हमारे देश में कि जरूरी नहीं है कि हम जो कुछ इंपोर्ट करें उसके बदले में डॉलर ही दें। विश्व का स्ट्रक्चर भी बदला है, परिस्थितियां भी बदली हैं। हमने देखा, जैसे कि प्रातःकाल से ही आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, आदरणीय सुंदरम जी ने भी इस विषय को रखा
कि वैश्विक माहौल बदल रहा है। वो बदलते हुए माहौल में जिस प्रकार से कोरोना महामारी आई, एक विषय हमारे ध्यान में समझ में आया कि ये जो भूमंडलीकरण है ये आगे का रास्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि भूमंडलीकरण में हमें भरमाया गया कि दुनिया एक गांव है और सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, और जब तक ये ग्लोबल वैल्यू चेन के आधार पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे देश में या दुनिया में तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन कोरोना में हमें समझ में आ गया कि ये जो ग्लोबल वैल्यू चेन है ये एक फार्स है, एक झूठ है, क्योंकि ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब है कुछ चीज़ों पर कुछ देशों का ऐसा एक प्रभुत्व है और वही वो सप्लाई करते हैं, और दूसरे देशों को यदि वो सप्लाई करना बंद कर दें तो उसका क्या होगा, मैं उसके बारे में बताता हूँ। ये पिछले 20 सालों में जिस प्रकार से हमारे एपीआई इंडस्ट्री को ध्वस्त कर दिया गया, हम 90% एपीआई बनाते थे और 10% इंपोर्ट करते थे। एमॉक्सीसाइक्लिन हो, बाकी कोई सामान हो, कोई दवा हो, हम बनाते थे। अब उसका रॉ मटेरियल भी हम बनाते थे और उसका फिनिश प्रोडक्ट भी हम बनाते थे। लेकिन चाइना ने डंपिंग करना शुरू किया, और पेनिसिलिन जी एक इंग्रेडिएंट है और उसका भाव जो था वो $22 प्रति किलो था, उसको चीन ने घटा करके $9 पे ले आए, डंपिंग करके, ताकि हमारे यहाँ की सारी एपीआई इंडस्ट्री बंद हो जाए। मैं केवल एक उदाहरण बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारे उदाहरण आपके पास हैं। हमारी इस प्रकार ऐसी स्थिति बन गई कि आज 90% एपीआईज हम इंपोर्ट करते हैं और 10 ही केवल बनाते हैं, 10%। तो उसका प्रभाव ये हुआ कि आज हमारा जो पूरा का पूरा दवा उद्योग है वो विदेशी यानी सामान्य तौर पर चाइनीज़ एपीआई पर निर्भर करता है। चाइना के मूड को तो आप जानते हो, कभी भी सैनिक भेज देता है, और कल को यदि उनकी कंपनियां, उनकी सरकार हमारे देश में एपीआई भेजना बंद कर दे तो हमारे देश में एमॉक्सीसाइक्लिन बनना बंद हो जाएगा, हमारे देश में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनना बंद हो जाएगा, और भी बहुत तरह की दवाइयां हैं जिनका एपीआई वहीं से आता है। तो ऐसे में ये जो फार्स है, ये जो झूठ है कि ग्लोबल वैल्यू चेन से ही सब चीज़ें चलेंगी, हमने देखा कि कोरोना के दौरान हमारे पास फेस मास्क नहीं थे, पीपीई किट्स नहीं थी, कई तरह के साजो सामान नहीं थे, तो हमें एक बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। और तभी उसी समय आपको ध्यान में होगा कि परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने एक भाषण में ये कहा कि अपने देश को केवल और केवल स्वदेशी के आधार पर ही आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके एक मास के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसी विषय को एक दूसरे ढंग से कहा कि आत्मनिर्भरता जो है वही आगे का रास्ता है। और आत्मनिर्भरता कैसे आएगी, वोकल फॉर लोकल की बात कही, बाकी सब चीज़ें कही, तो एक बात समझ में आ गई कि अपने ही देश में साजो सामान बनाना है। और अब जब युद्ध आया, आपने देखा कि रूस के साथ जो यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसके साथ ही साथ बहुत जगह से अवरोध आने शुरू हुए साजो सामान के बारे में, और अमेरिका और दूसरे वेस्ट के देश हमें ये कहने लगे कि अगर आपने रूस से अगर आपने तेल खरीदा तो हम आपके ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस लगा देंगे। तो उस समय रूस सामने आया, हमने दृढ़ता दिखाई और हमने कहा कि आप कोई भी सैंक्शंस लगाने की सोच लीजिए। पहले भी आपने लगाई थी, जब हमने 99 में जब हमने पोखरण विस्फोट किया था, उस समय भी आपने लगाई थी, तब भी आपका कुछ नहीं हुआ था और अभी भी कुछ नहीं होगा। तो अमेरिका ने हम कहा कि नहीं हम इतने सीरियस नहीं हैं, हम तो मजाक कर रहे थे। तो ऐसे में वो सैंक्शंस नहीं लगा पाए, और आज हम रूस से जितना पहले तेल खरीदते तो उससे 50 गुना ज़्यादा खरीदते हैं।
और लेकिन रूस ने कहा कि अगर ठीक है, ये लोग उनकी एक प्रणाली है स्विफ्ट प्रणाली, पेमेंट का सिस्टम है उनका, उसी पर वो बहुत रहते हैं कि अरे हमारे पास स्विफ्ट है, हम आपका पेमेंट रोक देंगे कि अगर आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो हम आपका पेमेंट नहीं होने देंगे। अब पेमेंट नहीं होगा, सामान खरीदा बेचा, पेमेंट नहीं हुआ तो कैसे चलेगा? तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम अपना अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बना लेंगे। तो रूस ने कहा कि चलिए हम आपसे रुपयों में पेमेंट ले लेंगे। इससे पहले ईरान ने भी, जब ईरान पर सैंक्शंस लगाई थी तो ईरान ने भी कहा था कि हम रुपयों में पेमेंट ले लेंगे। उस बात से आगे बढ़ते हुए भारत सरकार ने ये तय किया आरबीआई के एक सर्कुलर के माध्यम से कि अब हम रुपयों में सेटलमेंट करेंगे। वो रुपयों में जो सेटलमेंट होना शुरू हुआ है, आप कल्पना कीजिए कि हमने अभी विचार ही किया, अभी क्या हुआ, जुलाई 2022, अभी हम जून में यहाँ पर हैं, मात्र 10-11 महीनों में, उससे भी पहले 19 देशों ने हमारे साथ ये तय कर लिया कि हम आपके साथ वो अकाउंट खोलने के लिए तैयार हैं, और वो स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। और रुपयों में जो पेमेंट है वो कोई छोटे मोटे देश नहीं है। यूएई, यूके, ऐसे न्यूजीलैंड, जर्मनी, मलेशिया, इजराइल, रशिया, तो ऐसे बड़े बड़े मुल्कों समेत 19 मुल्कों ने हमारे साथ तय कर लिया कि हम आपके साथ रुपयों में अकाउंट खोलने के लिए तैयार हैं। आरबीआई ने खोल भी दिए, और उनके साथ बैंकों ने खोल भी दिए वहाँ के। अब उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आप लोग जानते हैं कि इतने सालों की जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होने के कारण, अभी भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट लगभग $100 अरब का है। और अटल जी के 3 सालों को निकाल दें, ये एक गर्व का विषय है हमारे लिए कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार चलती थी, उनके 3 साल थे जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में चला गया था। इसके अलावा ना भविष्य में गया, ना उससे पहले गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा हमारा डेफिसिट में रहा। ये जो डेफिसिट में रहने के कारण आप समझते हैं कि जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा होता है उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। अगर डॉलर का प्राइस डिमांड ज़्यादा है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी ही। और हमारा जो रुपया है वो एक ज़माने में ₹7.86, 1982 में भी ये लगभग 12-13 रुपये प्रति डॉलर था। वो घटता 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 अब ₹82.30 पहुंच गया है। तो क्या हम सोच सकते हैं कि हमारा रुपया इसी तरह से गिरता रहे? वो रुपया को गिरने से रोकने का जो प्रयास है वो है रुपीस सेटलमेंट, ट्रेड सेटलमेंट इन रुपीस। हम रुपयों में अगर ट्रेड को सेटल करेंगे, अब मान लिया हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, श्रीलंका है, दूसरे मुल्क हैं, अगर वो कहें चलो ठीक है हम आपसे रुपये लेने के लिए तैयार हैं, हमें रुपये देने में क्या दिक्कत है, हम रुपया दे देंगे उनको। रूस कहता है कि हम रुपया लेने के लिए तैयार हैं, तो हम उनको रुपयों में दे देंगे। तो डॉलर की डिमांड अपने आप कम हो गई। जितनी भी डिमांड डॉलर की थी उतनी वो पहले से कम हो गई। जैसे जैसे और मुल्क इसके साथ जुड़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे रुपया एक इंटरनेशनल करेंसी की तरफ आगे बढ़ेगा, अभी समय लगेगा। अभी स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को ये नहीं कहना है कि अब हम इंटरनेशनल करेंसी ही बना देंगे, कल ही बन जाएगी, लेकिन इस तरफ प्रयास शुरू होगा। और वो प्रयास जब हम शुरू कर रहे हैं उसके बारे में हमें ध्यान रखना होगा कि इस प्रयास को और हम कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम ऐसी साजो सामान बनाएं जो दुनिया के लिए ज़रूरत हो जिसकी। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ। एक ज़माना था हम सोच ही नहीं सकते थे कि हम सेमीकंडक्टर्स बना सकेंगे। एक ज़माना था हम सोच ही नहीं सकते थे कि हम सोलर पैनल बना सकते हैं। एक ज़माना था कि हम सोच ही नहीं सकते थे हम 5G बना सकते हैं। लेकिन कोई सोच सकता था कि
हमारा PSLV 104 अंतरिक्ष यानों को एक बार अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर देगा और सबके पैसे मिलते हैं और हम सस्ता देते हैं। जो अमेरिका, जो हमारे जो जब हमने अपना अंतरिक्ष यान अमेरिका के मार्फत अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित किया था तो बहुत सारे पैसे दिए थे। आज अमेरिकी कंपनियां भारत सरकार इसरो के पास आती हैं कि कृपया करके हमारा ये सैटेलाइट अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित कर दीजिए। दिस इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, दिस इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वी हैव अचीव्ड। और उस कॉन्फिडेंस का ही परिणाम है कि आज भारत सरकार इतनी हिम्मत जुटा पाई कि उन्होंने कहा कि अब हम रुपयों में सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं। हम आगे बढ़े हैं, लेकिन इस विषय को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। स्वदेशी जागरण मंच की भूमिका, इसके बारे में आप जानिए कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, इन सब का विषय आता है तो स्वदेशी जागरण मंच के कान तुरंत खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही कभी विषय आया कि हम रुपए को कन्वर्टिबल बना देंगे, कैपिटल अकाउंट फुल्ली कन्वर्टिबल बना देंगे, फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑन कैपिटल अकाउंट, स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि रुको, आप ब्राज़ील का हाल देख लो, आप अर्जेंटीना का हाल देख लो, आप दूसरे मुल्कों का हाल देख लो जिन्होंने किया और ध्वस्त हो गए। हमने ऐसा नहीं होने देना है। स्वदेशी जागरण मंच 1996 से लेकर जब पहली बार इस विषय को लाए तब से लेकर अभी तक इस फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑन ऑफ रुपी ऑन कैपिटल अकाउंट, उसका हम विरोध करते रहे। तो अभी भी इस जोशो खरोश में कि हम रुपए में सेटलमेंट कर रहे हैं, इस विषय में आगे नहीं बढ़ना है। सबसे पहला नोट ऑफ कॉशन हमें यह देना होगा। इसके साथ ही साथ कई बार बात आती है कि विदेशों से ऋण लेना, ये करना, तो ये जो हम नहीं कहते हैं कि विदेशों से ऋण लेना चाहिए, लेकिन जो भी हम बॉन्ड्स वगैरह इशू करें, कोई कंपनियां भी करें, वो रुपी बॉन्ड्स होने चाहिए। दे शुड बी रीपेबल ओनली इन रुपीस, नॉट इन डॉलर्स। क्योंकि आज हमारे देश में सरकार तो लोन नहीं लेती है विदेशों से, लेकिन कंपनियां लेती रहती हैं। उनको लगता है कि 3%, 2.5%, 4% पर लोन मिल रहा है, सस्ता लोन मिल रहा है, ले लो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि कितना हमारे देश का नुकसान होता है। तो बॉन्ड मार्केट में रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होने चाहिए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में रुपए का यूज़ बढ़ना चाहिए। हाँ, फिनिश करें। अभी 5 मिनट आपके उस विषय को भी लेना है, इसको ख़त्म करके। हाँ हाँ, सवाल भी करेंगे, कोई बात नहीं। अभी इस विषय को, और इट शुड बी, हाँ हाँ हाँ, बाद में सुंदरम जी का कहना है कि हमें रुपए को और ज़्यादा इजी हो सके बिजनेसेस के लिए, उसके लिए क्या क्या प्रावधान करने हैं इसमें वो करना चाहिए। नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ अभी उन्होंने हाँ नहीं भी भरी है, तो भी उनके साथ, सार्क कंट्रीज़ के साथ हम कर सकते हैं, बाकी देशों के साथ। और ऐसे मुल्क जिनके साथ हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समझौता नहीं भी है, उनको भी हम इसके लिए आगे प्रोत्साहन दें। ये सारा विषय है। इससे पहले कि मैं अपना विषय समाप्त करूं, कुछ एक बातें हैं जो आपके साथ साझा करनी है। अभी आदरणीय अनिल जी ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में, हमने G20 में क्या करना चाहिए उसके बारे में बात की। आपको इस बात के लिए हम सब स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता इसके लिए धन्यवाद के पात्र भी हैं, और हमें गर्व भी होता है
कि दुनिया में कोई क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात नहीं करता था, भारत में तो कोई कर ही नहीं रहा था कि कैसे इसको रेगुलेट किया जाए। स्वदेशी जागरण मंच के ग्वालियर, महेश्वरी जी यहाँ बैठे हैं, ग्वालियर सम्मेलन में हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में, उसका नियंत्रण होना चाहिए, उसके बारे में कानून बनने चाहिए और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कम से कम हो और किसी भी हालत में उसको लीगल तो नहीं करना चाहिए, ऐसी बात करते हुए हमने एक प्रस्ताव पारित किया था। आप सब लोगों को याद है? हाँ, रखा, वो रखने के लिए बोल देते हैं इसलिए रखा था। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जब स्वदेशी जागरण मंच ने प्रस्ताव पारित किया, आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए, उस दिन क्रिप्टो करेंसी मेंस कौन सी है? बिटकॉइन। बिटकॉइन का भाव $68,000 था। एक बिटकॉइन वाज इक्वल टू $68,000 और हर युवा सोचता था कि अरे कल ही भाव बढ़ जाना है, कुछ खरीद लो, इजी मनी, आसानी से बन सकता है। 6 लाख करोड़ से ज़्यादा हमारे देश का पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगा हुआ था। वो दिन को और आज का दिन हमने 18,000 पर भाव लेके आए, अभी पता नहीं कितना, शायद 20-22 हज़ार है, 20 है, 29, तो उस 18 तक आ गया था। अब दोबारा मुझे लगता है कि स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को दोबारा से प्रयास करना पड़ेगा ताकि हम इस क्रिप्टो को नीचे ला सकें। दूसरा विषय एक था, हमारे देश में जो स्टार्टअप्स हैं, अब जानते हैं कि हमारे स्टार्टअप्स बड़े बन जाते हैं, विदेशों से कैपिटल लेते हैं। जो विदेशी कैपिटल वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं कि भैया आप ना अपनी कंपनी उठाओ और सिंगापुर ले जाओ, लंदन ले जाओ, विदेश में ले जाओ, हम वहीं पर आपको पैसा देंगे। हमारे भी भोले भाले बालक चले जाते हैं, आजकल बड़े परेशान हैं। उसको कहते हैं फ्लिपिंग। स्वदेशी जागरण मंच ने फ्लिपिंग के खिलाफ आवाज़ उठाई कि हमारे देश के उद्यमी बाहर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर चले गए तो उसमें भारतीय कहाँ रहा। हम देख के खुश होते रहेंगे कि बंसल है, दुग्गल है या कोई और है, और लेकिन वो तो बाहर चला गया। तो ऐसे में हमने फ्लिपिंग के खिलाफ आवाज़ उठाई। फिर भारत सरकार एक निर्णय करने जा रही थी, चलो फ्लिपिंग नहीं करते हैं, फ्लिपिंग नहीं होने देंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे ही जो उद्यमी हैं, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो यूनिकॉर्न्स हैं, उनको डायरेक्ट लिस्टिंग करने दो। हमने कहा अगर डायरेक्ट लिस्टिंग हो गई तो हमारे देश की ग्रोथ स्टोरी में भारतीयों का रोल तो खत्म। और स्वदेशी जागरण मंच ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल इसमें की और दखल दिया, जिसके कारण भारत सरकार ने, अगर आप पुराने गूगल करके देखिएगा तो भारत सरकार ने ऑलमोस्ट ये निर्णय ले लिया था कि हम डायरेक्ट लिस्टिंग करने देंगे, लेकिन स्वदेशी जागरण मंच के हस्तक्षेप के बाद वो डायरेक्ट लिस्टिंग रुक गई और आज तक नहीं हो पाई है। एक प्रस्ताव हमने पारित किया था मैं स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को हरिद्वार, ये स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को याद दिलाने के लिए, क्योंकि हनुमान जी को भी उसकी शक्ति याद दिलानी चाहिए, उन्होंने भी दिलाई थी, तो हमारे भी सब हनुमान लोग हैं। तो एक प्रस्ताव हमने पारित किया था डाटा के ऊपर कि जो डाटा की मोनोपोलाइजेशन है, ये जो कंपनियां हैं, ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ये जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, जो दूसरे लोग हैं जो डाटा पर मोनोपोलाइज करके उस डाटा का गलत इस्तेमाल करते हैं। आप अमेज़ॉन से कुछ खरीदते हैं, 2 घड़ी में आपको एक मैसेज आ जाता है, अच्छा ये भी खरीद लो, होता है ना। कहीं से कोई सामान खरीदते हैं तो तुरंत आपको मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। अभी हमने एक गाड़ी खरीदी तो तुरंत मैसेज आने शुरू हो गए, ये भी ले लो, वो भी ले लो। तो यानी हमारा डाटा उनके अधिकार, ये तो नहीं चलेगा ना। तो स्वदेशी जागरण मंच ने हरिद्वार में एक प्रस्ताव पारित किया डाटा के ऊपर, डाटा की मोनोपोलाइजेशन के ऊपर। तो भारत सरकार ने सोचा कि चलिए अब डाटा पर एक कानून बनाते हैं। हमने उस कानून के जो प्रारूप था, जो बिल का प्रारूप था, हमने देखा
स्वदेशी जागरण मंच को उस बिल में बहुत सारी कमियां दिखाई दी। हमने तुरंत भारत सरकार से संपर्क साधा। जो भी मंत्री थे, 2 मंत्री थे उसके लिए, अश्विनी वैष्णव जी प्रमुख मंत्री थे, राजीव चंद्रशेखर जी, तो दोनों से हमारी बातचीत हुई और हमने उनसे ये निवेदन किया था कि डाटा बिल के बारे में जितनी भी कमियां हैं, जो विदेशी कंपनियों के पास उसका अधिकार रहेगा, वो हमारा डाटा बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारे डाटा को बाहर जाने पर रोक लगनी चाहिए। वो और जितनी भी हमारे उसमें आपत्तियां थी उन सब का समाधान करते हुए डाटा बिल अभी तैयार हो गया है, लेकिन एक बार डाटा बिल बाहर आने दीजिए, अगर उसमें फिर कोई कमी होगी तो फिर हम उसका समाधान खोजेंगे। बस इतनी सी बात कहता हुआ आपको मैं यहाँ अपना विषय समाप्त करता हूँ।